अदिति त्यागी हूं और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देश हित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। बिल्कुल, खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। शुरुआत करेंगे 20 बड़ी खबरों के साथ। क्या देश में जिहाद का सच दिखाना गुनाह? देश से जी न्यूज पूछ रहा है सवाल। जमीन जिहाद के नाम से खबर दिखाने पर जी न्यूज के खिलाफ जिहादी साजिश क्यों? केंद्रीय मंत्रियों ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ पर एफआईआर पर उठाए सवाल। गिरिराज सिंह ने पूछा, क्या ये लव जिहाद की खबर दिखाने की सजा मिल रही है क्या? रविशंकर प्रसाद बोले, ऐसी एफआईआर से ना घबराए मीडिया। देश में 56,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। संक्रमण से 1,886 लोगों की मौत, 16,544 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,390 नए मरीज, 103 लोगों की एक दिन में संक्रमण से मौत। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 30% के करीब पहुंच गया है। बढ़ते मामलों से डबलिंग रेट घटकर 10 के करीब आ गया। महाराष्ट्र में कोरोना से 18,000 के करीब मामले, अब तक 3301 हुए ठीक, 694 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हटाए गए बीएमसी कमिश्नर। कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पाने पर उद्धव सरकार की कार्रवाई। दिल्ली में 6,000 के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमण के मामले, 66 मरीजों की हुई मौत। अब तक 1931 ठीक भी हुए हैं। गुजरात में कोरोना से अब तक 425 की मौत। मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 193, राजस्थान में 97 पहुंची। यूपी में भी संक्रमितों की संख्या हुई 3,071, अब तक 62 की मौत। तमिलनाडु में 5,000 के पार मरीज, 37 की मौत। शराब के लिए दुकानों में भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को नसीहत। शराब की होम डिलीवरी के जैसे उपायों पर करे विचार। बिक्री की मांग पर रोक से किया इनकार। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी। रेलवे ने 1 मई से 222 ट्रेनों के जरिए लोगों को पहुंचाया घर। कोरोना काल में विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एयरलिफ्ट 2.0 की कामयाब शुरुआत। दुबई अबुधाबी से फ्लाइट के जरिए अब तक 363 भारतीयों की हुई है वतन वापसी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा हुआ। पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का हुआ ऐलान। 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। पुंछ में सीमा पर फायरिंग का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान की 4 चौकियां भी तबाह हो गई। पंजाब के नवाशहर में क्रैश हुआ वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान। पायलट सुरक्षित। हादसे की वजहों की जांच जारी। तो जिहाद के खिलाफ लड़ाई में जी न्यूज के साथ पूरा देश। जी हां, जिहाद के खिलाफ जी न्यूज की जंग जो है वो निर्णायक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुकी है। पूरा देश आप देखिए जी न्यूज के साथ खड़ा हुआ। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं आदिति, ये जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत हुई है। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले, देश में असहिष्णुता की दुहाई देने वाले अब कहां छिपे हुए हैं? जिहाद पर जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर कैसे 2020 की सबसे बड़ी स्टोरी बन चुकी है। इस समय हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर खुद देख पा रहे हैं। पूरा देश, जी हां, हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत, किसी भी शहर में लोग रहते हो, लेकिन जी न्यूज को अपार समर्थन मिल रहा है। केरल जिहाद का कैसे हॉटस्पॉट बना है ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे अमन, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। देश के नागरिकों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है मैं भी सुधीर चौधरी, कोई कह रहा है हम लोग जी न्यूज के साथ, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के साथ। जिहादी गैंग, मतलब एक तरीके से एफआईआर करके जिहादी गैंग ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। अब पूरा देश मोर्चा खोल रहा है जिहाद के खिलाफ। जिहाद मुक्त भारत के तहत, एक तरीके से जिहाद फ्री इंडिया के तहत कैसे 2020 की ये सबसे बड़ी स्टोरी बन गई है। जिहाद के खिलाफ ये संकल्प शक्ति है पूरे हिंदुस्तान की, ये संकल्प शक्ति है। ये जिहाद के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों का जन सैलाब है। वही सवाल पूछ रहे हैं ना जो हमने पूछा लगातार कि जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म कैसे हो गया, गुनाह कैसे हो गया। हैशटैग आई सपोर्ट सुधीर चौधरी इस वक्त आपको बता दें लगातार नंबर 1 ट्रेंड किया। लगातार लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। मतलब जिहाद के खिलाफ लड़ाई में जी न्यूज के साथ देश। So that's it, I support सुधीर चौधरी, also hashtag I stand with सुधीर चौधरी, और फिर हिंदी में भी मैं भी सुधीर चौधरी। जी आज घर घर से बिल्कुल बिल्कुल ये जो हमारे दर्शकों का प्यार है, ये जो हमारे दर्शकों का सहयोग है और साथ है, और ये मैसेज है उस जिहादी गैंग को जो इस समय हिंदुस्तान के खिलाफ, ये जो एफआईआर गैंग है जी न्यूज के खिलाफ, उसे ये करारा और मुंहतोड़ जवाब है हिंदुस्तान की जनता का। मतलब जिहाद हारेगा, जी न्यूज जीतेगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तुलना करिएगा, फिर आप समझ में आएगा आपको कि हम ये क्यों कह रहे हैं। देखिए 5 अप्रैल आपको याद है, कोरोना के खिलाफ ये संकल्प शक्ति संकल्प का दिया जलाया रात 9 बजे 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आह्वान पर, आपको याद होगा। कल रात को क्या हुआ, रात 9 बजे 7 मई सच की मशाल पूरे देश ने जलाई है। आप तुलना करिए, आप समझ जाएंगे
एक संकल्प शक्ति पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी 5 अप्रैल को। एक संकल्प शक्ति कल रात को 9 बजे 7 मई को नजर आई, जब पूरा देश जिहाद के खिलाफ एक तरीके से धर्म युद्ध छेड़ने का आह्वान कर रहा था एक साथ मिलकर। इसे आप जनसैलाब कह सकते हैं, इसे आप संकल्प शक्ति कह सकते हैं, इसे आप इंडिया विद जी या जी के साथ देश कह सकते हैं। जो नाम आप देना चाहे वो आप इस सहयोग को, इस समर्थन को, इस लड़ाई को दे सकते हैं। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। की ये सबसे बड़ी स्टोरी है, या ये समझ लीजिए कि 2020 की ये सबसे बड़ी जंग है, जिसमें एक तरफ जिहादी गैंग है जो एफआईआर के हथियार से जिहाद का सच दबाने की साजिश में जुटा है, और दूसरी तरफ जी न्यूज और 135 करोड़ भारतीय हैं, यानी आप सभी हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे आप सभी कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर दिया जला रहे थे, ठीक उसी तरह जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर एफआईआर जिहाद के खिलाफ आप सभी कल रात 9 बजे जी न्यूज के साथ सच की मशाल जला रहे थे। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा देश चाहिए। यह एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है, और यह वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF का जॉइंट सेक्रेटरी है। AIYF वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक संस्था है। यह संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI का यूथ आउटफिट मानी जाती है। केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, जिसका CPI भी एक हिस्सा है, यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है। इस देश की पूरी जनता आपके संग खड़ी है। आप लगातार इस खबर को दिखाते रहिए। हमने देश की जनता से उनकी राय मांगी और देश जी न्यूज के साथ खड़ा हो गया। गांव से लेकर शहर तक घर घर से प्रतिक्रियाएं आई, किसी ने पोस्टर के जरिए तो किसी ने अपने समर्थन का वीडियो संदेश भेजा। पहले आप उन संदेशों को सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि देश की जनता ने जिहाद के खिलाफ इस जंग में जिहादी गैंग के पैरों के नीचे की जमीन कैसे हिला दी है। सुधीर चौधरी जी ने इनको पूरे देश भर के सामने जो नकाब उतारा है, ये उनकी बुखलाहट है। FIR पुलिस केस वगैरह में फंसा करके उनको परेशान किया जाए। तो इसके लिए सच को तो बोलना ही चाहिए, सच को दिखाना भी चाहिए। पत्रकारिता की दुनिया में मुझे लगता है कि मैं सैल्यूट करूंगा जी टीवी और उसकी पूरी टीम को, जो हमें अपनी जान पे खेल के दिखाते हैं सारा। सुधीर चौधरी जी के खिलाफ केरला में इतना बड़ा उनमें FIR हुई है, ये चीज बहुत गलत है। निर्भय और जो पत्रकार है वो डरेंगे नहीं, और पूरा देश उनके साथ है और पूरा देश जी न्यूज के साथ है। मेरा मानना है कि सुधीर चौधरी के साथ और जी न्यूज के साथ इसमें पूरा देश खड़ा है। ये लोग जिनकी बातें आप सभी सुन रहे थे, ये कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है। पोस्टर दिखाने वाले ये युवक किसी नेता या अभिनेता के घर परिवार से या उनके रिश्तेदार भी नहीं है। ये आम लोग हैं, इन्हीं से देश है। और जब देश की आम जनता हमारे साथ है तो जिहादी गैंग से डरने की क्या बात है। और हाँ, आपका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं। आपने सही कहा, जिहाद हारेगा, जी जीतेगा। तो नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, ये फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, और वही कॉमन मैन आज जी न्यूज के साथ है। और सिर्फ कॉमन मैन नहीं, सिर्फ देश की जनता नहीं, देश के मंत्री हो, वकील हो, जजेस हो, हर कोई एक सुर में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इस समय सुधीर चौधरी के सत्ते के साथ खड़े। आपको बता दें, देश के कानून मंत्री से लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तक सुधीर चौधरी पर केरल में दाखिल FIR को गलत और सुधीर चौधरी को सही बता रहे हैं। ऐसी चीजों से न घबराने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। ये देश में मीडिया की आजादी सुरक्षित है, पर हिंदुस्तान की जनता तो GTV के साथ खड़ी है। करोड़ों लोग GTV को देखते हैं। पहले मैं तो सुधीर जी की और जी न्यूज की सराहना करना चाहता हूँ। सुधीर जिसके संपादक हैं, और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जो FIR है वो एक तरह से मीडिया पर हमला है। आई एम टोटली विद मिस्टर सुधीर चौधरी। जहां पर विशेष पार्टी की सरकार है, वहां पर FIR दर्ज करना वास्तव में लगता है कि अपने आप में ही एक बदनीति से और जानबूझकर परेशान करने के लिए किया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 2 शब्द लिखे हैं, सत्यमेव जयते। सारा देश सुधीर चौधरी के साथ है।
आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा। राजनेता हो, वकील हो, लेखक या जज, सभी जानते हैं कि सुधीर चौधरी सत्य के साथ हैं। जी मीडिया के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर केरल में हुई एफआईआर को हर कोई रॉन्ग और सुधीर चौधरी को राइट बता रहा है। जी न्यूज ने रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो विषय कश्मीर का दिखाया है जमीन हड़पने का, वो देश हित में है, जनहित में है। ये बात मैं पूरी प्रामाणिकता से करना चाहता हूं और ये आपका अधिकार भी है, आपके संपादक का भी अधिकार है। सवाल ये है कि आखिर जिहाद का नाम लेना जुर्म क्यों बन गया है? जिहाद का सच देश के सामने लाना क्या गुनाह है? अगर आज जी टीवी के हमारे सुधीर चौधरी जी, पूरे जी टीवी की प्रेस की आजादी पे जो हमला हुआ है, इसको भी एक खामोश आतंकवाद कहते हैं। जम्मू कश्मीर की जिहाद रिपोर्ट पर केरल को दर्द क्यों हो रहा है? 2 महीने पहले दिखाई गई रिपोर्ट पर अब एफआईआर। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? वहां पर एफआईआर दर्ज करना वास्तव में लगता है कि अपने आप में ही एक बदनीति से और जानबूझकर परेशान करने के लिए किया गया है। कोई भी कारण मैं नहीं समझता हूं कि ये एफआईआर दर्ज करने का बनता है। और जो बातें कही गई हैं मेरे अपने अनुसार वो 295(a) की व्याख्या में नहीं आती। अभिव्यक्ति की आजादी का परचम थामने वाले आज खामोश क्यों हैं? अवार्ड वापसी गैंग का जमीर अब उनसे सवाल नहीं पूछ रहा। ना सही, हिंदुस्तान सच और सुधीर चौधरी के साथ खड़ा है। इसका असर मैं बताऊं इमरजेंसी से भी बुरा है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं आपकी आवाज दबाने को। जो भी हो, सुधीर चौधरी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कोई एफआईआर किसी भी जिहादी गैंग का शक्ति प्रदर्शन सुधीर चौधरी के मजबूत इरादों को हिला नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं जिहादी गैंग क्यों जी न्यूज के खिलाफ खड़ा हो गया? क्योंकि जी न्यूज ने खुलासा किया था जमीन जिहाद का, जम्मू में रोशनी एक्ट आप जानते हैं। दूसरा था केरल में लव जिहाद का मामला, जिसमें एनआईए भी जिसकी जांच कर रही थी। केरल जो है वो जिहाद का बड़ा अड्डा बन चुका है। जी हाँ, इस जिहाद के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार हैं। पहले हम लव जिहाद की बात करते हैं तो कोरोना वायरस की तरह जिहाद वाला वायरस इस देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वायरस कैसे केरल के युवाओं को अपना शिकार बना रहा है? पिछले कुछ सालों में केरल में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी और इस लव जिहाद के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई युवा भी हैं। केरल के हिंदू संगठनों की तरह वहां के कुछ चर्च भी केरल की वामपंथी सरकार पर इसे नजरअंदाज करने का बहुत ही गंभीर आरोप लगाते आए हैं। केरल में लव जिहाद की सबसे बड़ी साजिश कैसे होता है? हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन। ये कहानी केरल में रहने वाली निमिषा और मेरिन की है। निमिषा हिंदू थी जिन्होंने कुछ साल पहले ईसा नाम के एक मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया था और वो अपना धर्म बदलकर फातिमा बन गई क्योंकि उसका पति उसे अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां ये दोनों आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गए। निमिषा फिलहाल अफगानिस्तान की एक जेल में बंद है और उसकी 3 साल की बच्ची दर दर भटक रही है। 2016 I got messages from my daughter that she is on a tour and she is at Sri Lanka. She did not tell where exact place, but still she told me, Amma, I am safe here. Bexon is with me. He is looking after me very well. Like that it went. But after June 6, 2016, the messages stopped. इसी तरह केरल की ही मेरिन ने भी एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी। मेरिन मूल रूप से ईसाई थी और वो याहिया नाम के युवक से शादी करने के बाद मरियम बन गई। याहिया भी पहले ईसाई था और उसने भी कुछ समय पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। ये दोनों भी केरल से अफगानिस्तान चले गए थे और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गए। मेरिन का पति याहिया अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया और निमिषा की तरह मेरिन भी अब जेल में बंद है। यानी कि पहले इन चारों से इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर इनके मन में जिहाद का जहर भरकर इन्हें आतंकवादी बना दिया गया। केरल की रहने वाली हदिया के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है।
एनआईए की जांच में भी पता चला था कि हदिया का असली नाम अखिला अशोकन था। अखिला का जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसका निकाह करा दिया गया था। हालांकि जांच एजेंसियों के दावों से अलग हदिया अपने शौहर शफीन के साथ ही रहना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट में गया, पीछे हमको जाना पड़ता ना, जाने को आती इल्लू तो बड़ा बड़ा वकील को लेके उधर ही खड़ा कर था। काबिल से उसका दूसरा वकील का नाम था जय सिंह, मीरान ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा वकील के लेके खड़ा के पाओ, एक सादा मैं क्या कर सकता। हदिया के पिता के अलावा हमने केरल की कुछ ऐसी हिंदू लड़कियों से भी बात की जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। पहचान उजागर न करने की शर्त पर श्रुति, आतिरा और चित्रा ने बताया कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने इनका भी जबरन धर्मांतरण करा दिया था। इसके पीछे एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट का एक बड़ा हाथ ही है। तो इतने फंड आते हैं उनके रिलीजन बढ़ाने के लिए। पीएफआई का ये मोटो है कि सारी प्लेस इस्लाम कर दो। सवाल यह है कि केरल में धर्म परिवर्तन के इस पूरे खेल को कौन शह दे रहा है और इस पर पर्दा डालकर इसे छिपाने की साजिश कौन रच रहा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे दर्शकों को अमन ये भी समझना चाहिए कि केरल सिर्फ जिहाद ही नहीं, लेफ्ट का जो लाल चरित्र है, जो रक्त चरित्र है, उसे भी बार बार एक्सपोज करता आया है। जितनी पॉलिटिकल किलिंग 100 से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस वर्कर्स की वहां पर हुई है, वो भी सियासत को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी। ये आरोप लगाया गया था, आपको बता दें, संसद के पटल पर अमित शाह की तरफ से तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बताया गया था कि 100 से 120 के करीब बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं केरल में हुई। जिहाद के नशे में केरल बना कब्रगाह, राजनीतिक हत्याओं का गढ़ बन गया केरल। सबसे पहले आप इस आंकड़े के जरिए समझिए कि केरल कैसे सियासी हत्याओं का गढ़ बन गया। 2012 से 2018 तक 56 राजनीतिक हत्याएं हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक केरल में 2000 से 2017 तक 65 आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केरल में 2000 से 2016 तक 69 राजनीतिक हत्याएं हुई। पिछले 50 साल में जितना जुल्म सहना पड़ा है, शायद हिंदुस्तान में कभी किसी राजनीतिक दल के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। सामाजिक बहिष्कार करो और जरूरत पड़े तो उनको मौत के घाट उतार दो। इतनी विकृत विचार प्रणाली केरल के अंदर कुछ राजनीतिक नेताओं ने पनपाई है। तो क्या केरल अब राजनीतिक हत्याओं का जिहाद करेगा? 1968 में सबसे पहले आरएसएस नेता वाडिक्कल रामकृष्णन की हत्या हुई थी। कन्नूर में हिंसा तब शुरू हुई जब लेफ्ट के गढ़ में आरएसएस ने सेंध लगानी शुरू की। बीजेपी का आरोप है कि केरल में 2001 के बाद से 120 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा से सरकार चल रही है। आपको तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको तो अधिकार ही नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा से केरल के अंदर 120 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए। जाहिर है केरल में लेफ्ट अपने गढ़ को बचाने के लिए सियासी रक्त चरित्र से भी हिचकिचाता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको बताया कि कैसे कोरोना का नंबर, अब बात कोरोना की करेंगे, आप जानते हैं नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का। ऐसे में जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जाए, बहुत जरूरी है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी होगा कि कोरोना टेस्ट कैसे होता है, इस टेस्ट को करने में कितना समय लग जाता है, ये कितना खतरनाक होता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कोरोना का लाइव टेस्ट। कोरोना वायरस के टेस्ट के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन शायद ये देखा नहीं होगा कि असल में आपका जो सैंपल है वो टेस्ट कैसे होता है। हम एक मॉलिक्यूलर लैब में मौजूद हैं स्टार इमेजिंग की, और यहाँ पर हम आपको ठीक उसी जगह ले आए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है। हम आपको ये बता दें कि वो लोग जो अभी तक इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि मेरा सैंपल ले लिया जाएगा, न जाने कैसे टेस्ट होगा, सबसे पहले उनकी समझ के लिए एक छोटा सा मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस तरह की एक
डंडी समझ लीजिए, स्वॉब स्टिक कहते हैं जिसको, इसके ज़रिए आपके नाक के एक छिद्र से और गले से 2 स्टिक यूज़ की जाती हैं, उनसे सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इस तरह की ट्यूब में इस तरह से आपके सैंपल को लेकर जाया जाता है, फिर उसको टेस्ट होता है। ये सिर्फ नमूना है, ये असल सैंपल और असल टेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सैंपल प्रिपरेशन रूम है जहाँ पर आपका जो सैंपल लिया गया, जो मैंने दिखाया एक स्टिक में, वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ इस वक्त अंदर एक और पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि उसको टेस्ट कर रही हैं। हम सबसे पहले तस्वीरों के ज़रिए आपको ये दिखाते हैं कि पैथोलॉजिस्ट ने भी PPE किट पहनी हुई है। सोनिका, अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से इसको किया जाता है? सैंपल प्रिपरेशन क्या प्रोसेस है? कि इसके लिए पहले पेशेंट का सैंपल लिया जाता है नाक से और गले से। फिर उस सैंपल को हम इनएक्टिव करते हैं, फिर हम उसे दूसरे प्रोसीजर के थ्रू, जिसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस यानी कि वायरस का जो एक कण है, RNA एक्सट्रैक्शन करने के बाद उस कण को एम्प्लीफाई किया जाता है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है ताकि उसको देखा जा सके और फिर इस तरह की मशीन में रखकर उसको टेस्ट किया जा सके, जिससे सैंपल के ज़रिए ये पता चल सके कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं है। कितना वक्त लगता है इस पूरे टेस्ट को होने में? 5 आवर्स, 5 घंटे, 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे का तो प्रोसेस ही है। कोरोना वायरस का जो RT-PCR तकनीक वाला टेस्ट है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए आप भी ये पता लगा सकते हैं कि आप में संक्रमण है या नहीं है। पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर ये लिखवाना होगा आपको कि आपका टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट लैब में जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और मैं स्वयं जो यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से अंजाम दिया जाता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश ब्रेकिंग इस वक्त की कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ये तो आप जानते हैं कि कश्मीर में हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू सेना के एनकाउंटर में मारा जा चुका है। नाइकू के अंत से हिजबुल मुजाहिदीन इस वक्त आपका ये कश्मीर में लीडरलेस है, हेडलेस है और इसी से सैयद सलाउद्दीन फिलहाल तिलमिलाया हुआ है और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नाइकू के बाद कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर कौन होगा। नए कमांडर की तलाश में हिजबुल। जी हां, कश्मीर में हिजबुल के कमांडर बजा जाने को लेकर 2 नामों की चर्चा तेज है। एक है आतंक का डॉक्टर सैफुल्ला और दूसरा है आतंकी जुनैद सहराई, जिनमें सैफुल्ला के कमांडर बनने पर सलाउद्दीन इस वक्त ये कहा जा रहा है इस रेस में। हालांकि सलाही जो है वो भी कड़ी टक्कर दे रहा है सैफुल्ला को और सलाउद्दीन को इस वक्त ये मालूम नहीं कि सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के रडार पर सैफुल्ला पहले ही आ चुका है। और हिजबुल्ला, आपको बता दें, हिजबुल मुजाहिदीन का ये A++ आतंकी डॉक्टर सैफुल्ला सेना का इस वक्त अगला टारगेट बन चुका है। कश्मीर में रियाज नाइकू का काम तमाम हुआ तो हिजबुल मुजाहिदीन का आका तिलमिला गया। सैयद सलाउद्दीन ने हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी दी और हिजबुल का नया कमांडर खोजने लगा। यही है हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकी चेहरा जिसे हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में नया कमांडर बना सकता है। पूरा नाम है सैफुल्ला मीर, कश्मीर में A++ कैटेगरी का आतंकवादी। रियाज नाइकू को हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ घोषित किया गया तो डॉक्टर सैफुल्ला को उसका डिप्टी बना लिया गया। तब से माना जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन की जितनी भी बड़ी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हुई उसमें सैफुल्ला का अहम रोल रहा है और अब जब रियाज नाइकू को मार गिराया गया है तो ये साफ हुआ है कि उसका डिप्टी सैफुल्ला अब जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया चीफ होगा। सैफुल्ला पिछले 8 साल से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। आतंकी बुरहान वानी से लेकर रियाज नाइकू तक के साथ दक्षिण कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क को बखूबी जानता है। पुलवामा के पदगामपोरा का रहने वाला है। 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ। उस वक्त वो पैरामेडिकल की ट्रेनिंग पूरी कर चुका था और मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। यानी सैफुल्ला ने डॉक्टरी की पढ़ाई लोगों के इलाज के लिए की, लेकिन आगे चलकर वो आतंक का डॉक्टर बन गया और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में घायल आतंकियों का इलाज करके बुरहान वानी की 12 आतंकियों की टोली में शामिल हो गया। सैफुल्ला मीर हाल में HM का साउथ कश्मीर में ऑपरेशन कमांडर है। कोई फर्क नहीं पड़ता
चाहे वो एचएम का ऑपरेशन कमांडर बन जाए या कुछ भी बन जाए, आखिरकार दहशतगर्द है और हर दहशतगर्द ने एक ना एक दिन तो मरना ही है। डॉक्टर सैफुल्ला आतंकी रियाज नाइकू का बेहद करीबी है। नाइकू के पिता को जब हिरासत में लिया गया था तब सैफुल्ला की सलाह पर ही हिजबुल ने पुलिस के 18 जवानों का अपहरण किया था और धमकी दी थी कि अगर आतंकियों के परिवार पर हाथ डाला तो पुलिस वालों के परिवार भी महफूज नहीं रहेंगे। इसके अलावा 2018 में शोपियां में 4 पुलिस वालों की मौत और 3 के घायल होने में भी सैफुल्ला का हाथ था। डॉक्टर सैफुल्ला हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन का बेहद करीबी है, उससे सीधे संपर्क में रहता है। लेकिन यहाँ हिजबुल से एक बड़ी चूक हो गई है। हिजबुल को यह नहीं मालूम कि भारत की शूरवीर सेना के पास सैफुल्ला की टेरर कुंडली पहुंच चुकी है। सेना ने अपना अगला टारगेट चुन लिया है। सैफुल्ला अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। सेना बहुत जल्द नाइकू की तरह सैफुल्ला का भी अंत करेगी और सैफुल्ला को रियाज नाइकू के पास जहन्नुम पहुंचा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर आतंक का नाइकू हो, वानी हो या फिर सैफुल्ला हो, एक बात तो तय है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाएगा मारा जाएगा। आपको बता दें, आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे से कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूट चुकी है। अब हो यह रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन नाइकू के अंत से पागल सा हो गया, बौखला गया इस वक्त सलाउद्दीन। और तिलमिलाया हुआ सलाउद्दीन हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। आज हिंदुस्तान से सैयद सलाउद्दीन को विशेष चेतावनी है। अगर पाकिस्तान में अपनी सलामती सलाउद्दीन चाहता है तो बेहतर होगा वो सुधर जाए, कश्मीर में आकर सरेंडर कर दे, वरना अपनी मौत के गिन गिनना शुरू कर दे। और कोरोना वायरस से जुड़ी नई और चौंकाने वाली रिसर्च अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञ कोरोना वायरस से बचाव के लिए आंख, नाक और मुंह न छूने की सलाह देते हैं? आप कहेंगे हाँ, नई रिसर्च जो है वो इन्हीं में से एक आंख से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की नई रिसर्च से पता चला है कि आंखें इंसान के शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का एक बड़ा स्रोत बन चुकी है। जी हाँ, हांगकांग की प्रयोगशाला में हुई जांच से पता चला है कि कोविड-19 के वायरस का लेवल सांस की तुलना में इंसान को आंखों से ज्यादा तेजी से संक्रमित कर रहा है, आंखों से ज्यादा। तो डॉक्टरों की टीम ने इंसान की श्वसन प्रणाली और आंखों की कोशिकाओं की जांच में ये पाया कि SARS-CoV-2 वायरस इंसान की आंख और ऊपरी श्वसन तंत्र के रास्ते सांस और बर्ड फ्लू से भी ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। संक्रमण की ये दर, आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट 80 से 100 गुना ज्यादा है। और इस शोध में लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपनी आंखों को ना छुएं और थोड़े थोड़े अंतराल पर अपने हाथों को भी साबुन से धोते रहें। आगे बढ़ते हैं, अब आपको अमेरिका में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाते हैं। जी, अमेरिका में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज कोरोना वायरस से लड़ाई में कैसे ये वैदिक मंत्र अमेरिका में धार्मिक हथियार बन रहा है। अमेरिका कोरोना से लड़ने के लिए या तो कम्युनल हो जाता है। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म स्वर्गम शांति शांतिरेव शांति शाम शांति ओम शांति शांति शांति। पुजारी हरेश ब्रह्मभट्ट। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोष। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि कोरोना काल में अगर कोई विश्व गुरु बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। अभी